लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले और इस आंदोलन में शामिल सभी लोगों को फिर एक बार लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, हर सप्ताह हम हमारे समय के विभिन्न तरह के संकटों को लेकर बात करते आए और जब जब संकट गहराता है तो उस समय के संवेदनशील मानवीय मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध रचनाकारों ने, लेखकों ने, संस्कृति कर्मियों ने, पत्रकारों ने, बुद्धिजीवियों ने अपनी कलम को उठाया है। अपनी कलम के माध्यम से अभिव्यक्ति के खतरे उठाए हैं। हमको याद आती है महान साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध की पंक्तियां, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब। तो आज हमारे समय में जब फासीवाद का संकट गहराता जा रहा है, फासीवाद और पूंजीवादी ताकतों के गठजोड़ ने राजनीति में धर्म का दुरुपयोग किया है, जनता को तरह तरह के संकटों में फंसाया जा रहा है। तो उस संकट के समय में हमारे समय के संवेदनशील रचनाकार और खासतौर पर नई पीढ़ी को लेकर हम बात करें, क्योंकि पुरानी पीढ़ी को तो हमने देखा है, भगवत रावत जी, चंद्रकांत देवताले जी और तमाम उस तरह के दिग्गज लोगों ने किस तरह से अपने संकटों के खिलाफ, प्रतिरोध के खिलाफ अभिव्यक्ति के खतरे उठाए। लेकिन आज के समय की जो नौजवान पीढ़ी है, जो कुमार अम्बु जी के बाद की पीढ़ी है, संवेदना रावत जी जैसी लोगों की जो पीढ़ी है, तो उस पीढ़ी की एक प्रतिनिधि कवि संवेदना रावत अमिताभ जी आज हमारे साथ हैं। तो संवेदना जी, इस लाल सलाम कार्यक्रम में आपका क्रांतिकारी अभिवादन, आपका स्वागत है। धन्यवाद। लाल सलाम जी। तो संवेदना जी, जैसा कि मैंने कहा, आपने सुना कि ये संकट का समय, जबकि फांसीवादी ताकतों ने गरीब मेहनत कर जनता, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की बात करने वाले लोग, वंचित दलितों, आदिवासियों, शरणार्थियों, विस्थापितों के जीवन को संकट में डाल दिया। मेहनत कर जनता परेशान, रोजगार छिन रहा है और इस कोरोना के संकट के समय लोग दर दर भटक रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ इसके साथ ही सांप्रदायिकता, नफरत की राजनीति में जनता को फंसाया जा रहा है, ताकि जनता इस बुनियादी मुद्दों पर ध्यान ना जाए। लोग इस समय भी हिंदू मुसलमान के चक्कर में फंसे रहे हैं। तो ये जो संकट का समय है, जो वाकई अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का समय है, तो हमारी पीढ़ी के कई कई रचनाकार अपने स्तर पर, चाहे वो प्रज्ञा जी हों, चाहे वो आरती जी हों, चाहे दूसरे रचनाकार हों, सब, और आप खुद उसमें शामिल हैं, आपने अभिव्यक्ति के खतरे उठाए हैं। तो अभिव्यक्ति के खतरे उठाने की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा और फिर ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा कि आखिर हमें अभिव्यक्ति के खतरे क्यों उठाना चाहिए, संवेदना जी। जी जी हाँ, देखिए, अभिव्यक्ति के खतरे अगर उठाएंगे नहीं तो हमारे पास और कोई रास्ता बचता ही नहीं है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक तो मैं स्त्री हूँ, तो उस तरह से भी मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं, जो हाशिए पर लोग हैं, और जो स्त्रियां हैं, तो वो उनकी क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसको हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। और इसीलिए परेशानियों के चलते, या अगर तब तक ये दुनिया बदलेगी नहीं जब तक हम बोलेंगे नहीं, तो इसीलिए हर स्त्री जानती है, खास तौर पर वो स्त्रियां जो मध्य वर्ग से आती हैं या निम्न मध्य वर्ग से आती हैं या उससे भी निचले तबके से आती हैं, वो ये जानती हैं कि उनका पल पल का जीवन जो है वो बिना बोले और बिना सवाल उठाए वो अपने जीवन की किसी भी चीज को वो जस्टिफाई कर ही नहीं सकती। और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए भी उन्हें वो खतरे उठाना जरूरी है। तो एक स्त्री के होने के नाते और खासतौर पे मध्य वर्गीय स्त्री होने के नाते मैं जानती हूँ कि ये खतरे हमारे लिए नए नहीं है, या हमारे लिए ये कोई परिभाषा नहीं है कि हमें खतरे उठाने हैं। तो उस लिहाज से ये बहुत जरूरी होता है। पर एक बहुत
महत्वपूर्ण बात है जो मैंने बचपन से महसूस की अपने आसपास, जिसको मैंने देखा, मेरी दृष्टि में जो चीजें हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ तबके हैं, कुछ हाशिए पे खड़े लोग हैं, कुछ जो स्त्रियां हैं, हमारे लिए नथिंग इज नेगोशिएबल, वरना इस संसार में हर चीज नेगोशिएशन से चलती है। तो मैं बचपन से बात कई बार सोचा करती थी कि कुछ राजनीतिक पार्टियों को मैं देखती थी कि उनका हर कुछ जिस तरह से दो राष्ट्रों के बीच के डिप्लोमेटिक जो रिलेशन होते हैं वहां नेगोशिएशन है, ठीक है, पर कुछ राजनीतिक पार्टियां लगातार नेगोशिएशन पर ही जिंदा रहती है, और इसीलिए उसमें काम करने वाली अगर आप स्त्रियों को भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन्हें भी वो परेशानियां इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि वो नेगोशिएशन की भाषा जानती हैं। तो हमारे लिए मध्य वर्ग या निम्न मध्य वर्ग या उससे निचले तबके के स्त्रियों के लिए या लोगों के लिए हमारे पास नेगोशिएशन की कोई परिभाषा नहीं है। तो हम जानते हैं कि नेगोशिएट करके नहीं चला जा सकता, और इसीलिए हमारे लिए ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम ईमानदारी की आवाज को पीछे कर देते हैं हमें नेगोशिएशन समझ में आने लगते हैं। तो यहाँ कोई समझौता नहीं है, यहाँ कोई बातचीत की कुछ बातों में विकल्प है ही नहीं है, और इसीलिए जो बात जैसी है उसको उस तरह से कहा जाना जरूरी है, उसके लिए लड़ना जरूरी है। और जब कहा जाएगा तो जाहिर है मैं कविता को बहुत सशक्त माध्यम मानती हूँ, क्योंकि वो मुझे मिला भी घर में, और मैंने जब आंखें खोली अपने लिहाज से जब चीजों को समझा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत सशक्त माध्यम है और उससे बहुत फर्क पड़ता भी है। हम अपने आसपास लगातार देखते हैं जेएनयू में जो हुआ और जिस तरह से बच्चों ने अभिव्यक्ति के अपने रास्ते खोजे, उसमें लेखन तो महत्वपूर्ण है ही, और मुझे लगता है कविताओं का अपना एक अलग ही अलग उनकी स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है। तो उस लिहाज से जब कोई भी चीज नेगोशिएबल नहीं होती तो अभिव्यक्ति सबसे पहली चीज है जो सामने आती है। अगर जैसे देखे, मैं देखती हूँ कि कुछ स्त्रियां जो एक बहुत ही धनाढ्य परिवारों से आती हैं और जहाँ उनके पैदा होते ही उनके माँ बाप उनकी सारी चीजें तय करने लगते हैं, यहाँ तक कि वो किस तरह से पाली जाएंगी, किस तरह से उनको विवाह किस तरह के घरानों में उनका किया जाएगा। तो जब उनके विवाह के संबंध होते हैं और जब उनकी पढ़ाई होती है तो उसे इस तरह से किया जाता है कि हर चीज नेगोशिएबल रहती है, एक समझौते के तहत। तो इसीलिए उनकी पल पल का आने वाला जीवन कि वो जब तक जिंदा रहेंगी, जब तक उनके बच्चे नहीं होंगे और उनके बच्चों के बच्चे नहीं हो जाएंगे, तो एक खास तरह की जिंदगी ही वो जिएंगी। तो इसलिए उनकी सुख समृद्धि, उनका जो चीजें हैं वो बांट दी जाती हैं। तो वहां पे विचार शून्य हो जाते हैं, और ऐसे जो समाज है, ये दो एक्सट्रीम है समाज के धाराएं जो कि किसी भी तरह से कहीं दो समानांतर रेखाओं की तरह है जो कभी मिलती नहीं है, और इसीलिए समाज में जो है वो विकृति पैदा होती है, विसंगति होती है। और इस बीच की धारा को अगर कोई स्त्री समझती है तो उसे लिखना चाहिए इस पर और इसके बारे में बात करनी चाहिए। नहीं, ये तो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। और आपने अच्छा ये बताओ कि आपने जैसा कि कहा कि आपने बचपन से ही होश संभाला, तो इन सारी बातों को देखा। आपके घर का माहौल तो साहित्यिक सांस्कृतिक परिदृश्य का रहा, हमने भी उसको देखा है। तो प्रतिरोध की जो चेतना आपने बचपन में किस तरह से महसूस करी? अपने पापा की कविताओं को, आपके पापा भगवत रावत जी देश के प्रख्यात साहित्यकार, समकालीन हिंदी कविता के शीर्षस्थ कवि अपने समय के थे, और आज भी समकालीन कविता में जो उनका महत्व है उसको दरकरार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो आपने जो उनको जिस तरह से देखा और अभिव्यक्ति के खतरे उठाने की चेतना को आपने अपने आप में किस तरह से पापा जी को देखते हुए विकसित किया? हम चाहेंगे थोड़ा अपने बचपन के एक्सपीरियंस को साझा करते हुए फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जी जरूर। वो तो खैर सभी जानते हैं, कॉमरेड भगवत रावत ने अंतिम समय तक कोई समझौते नहीं किए, और जब मैं ये इस उम्र में जब वो नहीं है, मेरे माँ बाप दोनों ही जब नहीं है, और मैं अगर एक मुस्कुराते चेहरे के साथ और पूरी हिम्मत के साथ ये बात कह रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि इस बात में ये बात कितनी जोरदार तरीके से जो इंकलाब की जो बातें हैं वो मेरे घर में होती रही होंगी मेरे आसपास। तो बिल्कुल पापा को समझौता तो नहीं ही करते देखा। सिर्फ यही नहीं कि एक कॉमरेड की तरह काम करते हुए, पिता की तरह, एक प्रोफेसर की तरह, एक टीचर की तरह,
एक सब्जी खरीदते हुए एक घर गृहस्थी चलाने वाले मनुष्य की तरह, पति की तरह, सब ही तरीके से। और वहां से ही मुझे लगता है कि मुझे समझ में आया कि प्रतिरोध की जो आवाज होती है वो असल में क्या होती है। आजकल ये बहुत चल रहा है कि अरे ये नेगेटिव, वो पॉजिटिव, तुम तो बहुत नेगेटिव बातें करती हो। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव होता भी क्या है? रवीश कुमार ने भी इस पर एक बार बात की थी कि पॉजिटिव वो है कि अगर आप सही बात उठाएं और उसके निराकरण की बात करें और सच के साथ खड़े हों। तो हम लगातार देख रहे हैं कि सच के साथ खड़े होने वाले लोग ना साहित्य में ना राजनीति में बराबर कम हो रहे हैं। लेकिन इस सारी चीजों से मैंने अपने पिता को हताश कभी नहीं देखा, और ना ही वो इससे हताश होकर उन चीजों में उलझ के रह गए। उन्होंने हमेशा एक के बाद एक आगे और बड़ी सोच कायम रखी। और बचपन से मैंने उन्हें ग्रास रूट लेवल पे जो कार्यशालाएं हैं साहित्य की वो करते देखा। बहुत छोटी थी जब मैं, तो शायद पहला जो बीज है कविता का वहीं पड़ा। मैं पचमढ़ी में उन्होंने एक कार्यशाला की थी, और तब मेरे ख्याल से अब जो बहुत सीनियर पोएट्स हैं, मैंने उनको बहुत बचपन में उन्हीं के बीच हम 10-15 दिन रहे। तब तो मोबाइल नहीं होते थे, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, कुछ नहीं था। तो वहां मैं 15 दिन, आप सोचिए, एक बच्ची लगातार अपने माँ बाप के साथ वहां रही और मैं सुनती रही कविताएं, और ये अमूमन फिर ये सिलसिला बढ़ता गया, ये हमारे आसपास रहता ही था। पिता को मैं एक बहुत छोटा सा संस्मरण है, क्योंकि वक्त कम होता है हमारे पास, तो एक छोटी सी बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मैं जब छोटी थी तो मैं पापा को मेज पे तो वो लिखते नहीं थे, और वो तकिया लगा करके और अक्सर ऐसे टिक करके लिखते थे। तो मैं बहुत चंचल थी, तो पास में उनके ऐसे जाके बैठ जाती थी और मैं देखती थी कि पापा सोच सोच कर लिख रहे हैं और कागज भरते थे। तो मेरे लिए वो बहुत फैसिनेटिंग था, एक कवि के हिसाब से देखा जाए। पता नहीं, शायद वहीं कोई बीच पड़ा होगा। तो मैं बोलती थी कि आप क्वेश्चन आंसर तो कर नहीं रहे हो, आप बुक तो कंसल्ट कर नहीं रहे हो, तो आप क्या लिख रहे हो इसमें? तो कहते थे हम तो ऐसे ही लिख रहे हैं, बस सोच लिख रहे हैं। तो मैंने बोला पर आपने नोटबुक तो नहीं लिया, कौन सी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो? तो पापा बोलते थे बहुत क्वेश्चन मेरे मन में है, तो उसी का आंसर है। तो ये क्या है? तो कहते थे कि ये कविता तो फिर मैंने उनको देखा, तो मुझे एक लंबा अरसा गुजरा है, मेरे डेस्क में कोई हाथ नहीं लगा सकता था। मेरे डेस्क का जब खोलो तो उसमें से कागज ही कागज निकलते थे खाली। तो मुझे इतना फैसिनेशन खाली कागजों का होता था, और फिर मैंने पता नहीं कब कुछ लिखना शुरू कर दिया। बहुत KG2 में एक झांसी की रानी मम्मी ने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता सुनाई थी, तो उस पे कुछ लिखा और छोड़ दिया था। तो शायद दीदी को मिली, प्रज्ञा दीदी को, फिर सबने, पापा ने बुला रही है तो तुमने कविता लिखी है। तो कुछ तो था कि ये झांसी की रानी मेरे मन को भाती है, मेरे मन को चहल पहल करके खुश हो जाती है, अंग्रेजों से तलवार लड़ाकर वापस को आ जाती है। ऐसा कुछ था, KG2 में थी। फिर लिखा ही नहीं, फिर 2 साल में, फिर 3 साल में। तो किसी ने बोला भी नहीं, पिता ने उसको कोई बहुत बड़ा ये नहीं बनाया कि तो मैं अपने तरीके से बड़ी होती गई। 3 साल में लिखा, 2 साल में लिखा, लेकिन लिखना फिर बंद नहीं हुआ। फिर वो सिलसिला लेकिन एक बहुत प्राकृतिक रूप से, बहुत दूसरे तरीके से अब बढ़ता जा रहा है। लेकिन आसपास सवाल थे, प्रतिरोध की आवाज थी, और लगातार पापा को काम करते देखा। तो उससे वो चीज है जिसने सिर्फ वो जो बीज जो पड़ गया था, उसने अपने तरीके से बढ़ना भी सीखा। और आज वही चीज, आज वो जब नहीं है तो उनकी प्रतिरोध की आवाज लगातार, उनकी प्रतिबद्धता, उनकी सोच, और ये सारी चीजें हैं जो मैंने उनको कभी डिसइल्यूजन भी नहीं पाया, जैसे अक्सर मार्क्सिस्ट हो जाया करते हैं। और तो वो कहते थे कि जब तक कोई और तंत्र मुझे नहीं दिखता कि इसका विकल्प है जहाँ सामाजिक और आर्थिक बराबरी के लिए, तो मैं ये मानता रहूंगा। और तुम पहले पढ़ो और जानो चीजों को, फिर तुम्हें जो ठीक लगता है तुम मुझे बताना। तो फिर जाहिर है कि एक साइंटिफिक रीजनिंग तो थी ही घर में, और उसके साथ साथ तमाम लोक की चीजें भी थी। ऐसा नहीं था कि मार्क्सिस्ट होने के कारण उन्होंने दूसरी चीजें छोड़ी। माँ अपने तरीके से एक जीवन जीती थी, तमाम व्रत कथाएं सब करती थी। तो वो कथाओं का भी एक जो लिटरेरी इम्पैक्ट है वो शायद मुझे मिला, तो मैं इसलिए स्टोरी टेलर होना मैंने तय क्या कि अपने आप ही हो गई। तो मुझे लगता है कि ईमानदारी जहाँ हो, और जहाँ प्रतिबद्धताएं हो, और जहाँ सही के साथ खड़े होने की हिम्मत है, वही एक सही साहित्यकार और सही राजनीतिक दृष्टिकोण देती है, वही एक अच्छा साहित्यकार भी बनाती है। तो अभी तो मैंने अच्छी बात जी नहीं, अच्छी बात कही। और आपके पापा जी भगवत रावत जी नहीं रहे 2012 में,
उसके 2 साल बाद 2014 में इस देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन उस सत्ता परिवर्तन की भूमिका जिस तरह जी, से फासीवाद का शिकंजा उसके 6-7 साल पहले से गहराता जा रहा था, तो बिल्कुल, आपके पापा जी ने उस गहराते संकट को भांप कर 2012 के पहले और 2012 में भी जो उनकी अंतिम लिखी कविताओं में फासीवाद को लेके जी, संकट में जो उनके मन में चिंताएं थी, वो बहुत गहरी रूप से व्यक्त हुई थी। मैं चाहूंगा बिल्कुल, कि इस आज का जो विषय है कि अभिव्यक्ति के खतरे उठाती हमारे समय की कविता, तो आप अपने पापा जी की कम से कम एक कविता ऐसी जरूर सुनाइए जो कि 2014 में देश में क्या होने वाला है, उस खतरे की रूपरेखा कैसे बन रही है, वो उन्होंने उसके 6-7 साल पहले ही लौटना जैसी कविताएं और दूसरी कविताएं, मैं चाहूंगा कि कम से कम एक कविता आप पापा जी की समय जरूर सुनाए, उसके बाद हम आगे की बात करें। जी। बिल्कुल। बिल्कुल शैली भैया, मैं ये पापा ने इस खतरे को बहुत पहले भांप लिया था, और सिर्फ भांपा नहीं था, वे लगातार लिख रहे थे। ऐसा नहीं कि एक आध कविता जी। लिख के उन्होंने जी। छोड़ दी थी, जी। वो लगातार लिख रहे थे। जी। और एक बेटी होने के नाते हमें पता है कि कविता सिर्फ लिखने की बात नहीं है, उसके आसपास उनका जो रोष होता था, वो गुस्सा होता था, वो कितना हम लोगों से बोला करते थे और उसके लिए लड़ा करते थे। और कोई घर में आता था तो उन चीजों को, जैसे लोग चंदा लेने आते थे कुछ चीजों के लिए, तो उनको ऐसा नहीं कि लड़ाई करके भेज देते थे, उनको बैठाते थे, अगर नौजवान है तो समझाते थे कि बेटा तुम ये नहीं, तुम ये करो, तुम ये चीज गलत कर रहे हो, तुम अपना एक जो इतना तुम्हारी एनर्जी का समय है तुम उसको गलत चीज में डाल रहे हो, तुम्हें अच्छी मतलब तुम्हें ये करना ही है क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी इतना रोष है, इतनी हिम्मत है, तो तुम उसको अच्छे कामों में लगाओ। तो ऐसा नहीं है। और फिर उसके बाद हम देखते थे कि वो कविता निकल के आती थी। तो हमारे लिए कविता लिखना जैसे कई साहित्यकारों के घरों में होता है कि पता नहीं क्या लिख दिया पापा ने, मालूम ही नहीं है, बच्चे कहीं और हैं कुछ, तो ये नहीं था। हमें बाकायदा, मतलब मैं कह सकती हूँ कि मैं उनको उसकी प्रक्रिया भी लगातार देखती थी, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये तो एक बहुत अच्छी कविता है जो पापा की निर्वाचित कविताओं से मैं सुनाना चाहती हूँ। ये उन्होंने सोची कब लिख दी थी, 2012 में तो वो रहे ही नहीं, तो शायद उसके भी 5 या 7-8 बरस पहले की बात है। लौटना। दिन भर की थकान के बाद, दिन भर की थकान के बाद घरों की तरफ लौटते हुए लोग भले लगते हैं। दिन भर की थकान के बाद घरों की तरफ लौटते हुए लोग भले लगते हैं। दिन भर की उड़ान के बाद घोंसलों की तरफ लौटती चिड़ियां सुहानी लगती हैं। लेकिन लेकिन जब धर्म की तरफ लौटते हैं लोग, लेकिन जब धर्म की तरफ लौटते हैं लोग, इतिहास की तरफ लौटते हैं लोग, तो वे ही धर्म और इतिहास के हत्यारे बन जाते हैं। ऐसे समय में ऐसे समय में सबसे ज्यादा दुखी और परेशान होते हैं सिर्फ घरों की तरफ लौटते हुए लोग, घोंसलों की तरफ लौटती हुई चिड़ियां। क्या आज कमजोर वंचित दलित तबके जो अपने घरों में सुरक्षित रहना चाहते हैं, उनको कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। राजनीति में धर्म के दुरुपयोग ने, इतिहास की अंतशंत व्याख्या ने, संस्कृति को संकीर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की राजनीति ने गरीब मेहनत कर जनता, कमजोर तबके के जीवन को कितना संकट में डाल दिया है। भगवत रावत जी की ये लौटना कविता उस संकट के काफी समय पहले से उन चिंताओं को भांप कर किस तरह से अभिव्यक्ति के खतरे उठाते हुए व्यक्त करते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण कविता हमारे समय की है। प्रेमचंद जी ने कहा था, संवेदना जी, कि साहित्य समाज और राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। तो साहित्यकार पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उस मशाल को भांपना। राजनीतिक पार्टियों ने, खासतौर पर वामपंथी पार्टियों ने, तो फासीवाद के खतरे को सन 2011-12 में पहचाना, लेकिन एक कवि होने के नाते भगवत रावत जी जैसे रचनाकारों ने फासीवाद के खतरे को इतना समय से पहले भापा, उसकी आशंका व्यक्त करी, ये साहित्यकार के महत्व को रेखांकित करता है। मैं एक घटना का उल्लेख और करना चाहूंगा गजानन माधव मुक्ति बोध के संदर्भ में। इस देश में समकालीन हिंदी कविता में अगर किसी ने सबसे पहले फासीवाद को लेके अपनी चिंताएं व्यक्त की थी पिछली शताब्दी में, तो वो गजानन माधव मुक्ति बोध थे।
मुक्ति बोध जी की पुरानी कविताओं, महत्वपूर्ण कविताओं में बार-बार वो भगवा और गेरुआ को लेके जो अपनी चिंताएँ व्यक्त करते रहे, उनको फिर से एक बार देखना समझना चाहिए। तो मुझे याद आता है कि जब मुक्ति बोध जी दिल्ली में अस्पताल में भर्ती थे, अंतिम साँसें ले रहे थे, बार-बार नेहरू जी के स्वास्थ्य के बारे में पूछते थे। उस समय नेहरू जी भी गंभीर रूप से बीमार थे। तो जब अंतिम साँसें लेते हुए मुक्ति बोध जी को ये दुखद समाचार मिला कि नेहरू जी नहीं रहे, तो मुक्ति बोध जी के शायद अंतिम शब्दों में से ये थे कि अब भारत में फासीवाद को आने से कौन रोकेगा? तो एक लेखक अपनी अंतिम सांसों में भी फांसीवाद के खतरे को लेकर चिंतित हो रहा है, अपनी अंतिम सांसों में भी अभिव्यक्ति के खतरों को इस तरह से रेखांकित कर रहा है, तो वो परंपरा विकसित होते होते भगवत रावत जी, चंद्रकांत देवताली जी, कुमार अंबुज जी, बाद में प्रज्ञा जी और तमाम दूसरे लोगों को लेते हुए जो आप तक वो परंपरा आई है। तो आपने अपने अपने समय में फासीवाद के जिन संकटों को देखा कि संवैधानिक मूल्यों को ध्वस्त किया जा रहा है, देश की धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने बहुलतावादी संस्कृति को तहस-नहस किया जा रहा है, राजनीति में धर्म के दुरुपयोग की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, सीएए जैसे कानूनों को थोपा जा रहा है, 370 को समाप्त कर दिया गया। तो जब सीएए कानून को समाप्त किया गया, उसके खिलाफ देश भर में शाहीन बाग का एक प्रतिमान स्थापित करके जगह-जगह आंदोलन, धरना प्रदर्शन किए थे। हमको याद आता है कि उस समय आपने भी एक कविता लिखी थी, जो कि अपने समय में अभिव्यक्ति के खतरे को उठाती हुई एक महत्वपूर्ण कविता है। मैं चाहूँगा कि वो शाहीन वाली कविता को आप सुनाएँ संवेदना जी। ज़रूर, मैं बिल्कुल वक़्त ज़ाया ना करते हुए अपनी वो कविता सुना देती हूँ, थोड़ी-सी, क्योंकि लंबी भी है वो कविता। हाँ, और ये मेरी भी ये काफ़ी रोष में लिखी हुई कविता है। और जो कुछ भी उस वक़्त हो रहा था, जो भी घट रहा था, तो ज़ाहिर है कि क्योंकि ये औरतों का इतना बड़ा, इस तरह से इतने बड़ी तादाद में औरतें तो उतर कर नहीं ही आई थी कभी, मतलब आज़ादी के बाद। और तो ये लेकिन उसके आसपास भी बहुत सी चीज़ें चल रही थी जिसके कारण गुस्सा भी था। तो एक औरत होने के नाते मुझे मेरा गुस्सा दोहरा था, और इसीलिए दोहरी मार करते हुए कविता है कि सिर्फ जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो भी चल रहा था उस पे तो है ही, साथ ही में एक पुरुष है जो हर जगह है, एक पितृसत्तात्मकता है जो कि हमें राजनीति में भी दिखती है, हमें साहित्य में भी दिखती है कि वही चार लोग हर चीज का निर्णय करना चाहते हैं, वही पुरुष अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते, और वही चीज मुझे लगता है। तो वो दोहरा गुस्सा था, और मैंने उसको अनुभव किया। तुमने क्या सोचा था? तुमने क्या सोचा था कि औरतें सिर्फ सब्जी बनाने में ही मशगूल हैं? तुमने क्या सोचा था कि औरतें सिर्फ सब्जी बनाने में ही मशगूल हैं? तुमने क्या सोचा था कि औरतें अपने बुर्के के बटन टाकने और कसीदे काढ़ने में ही लगी हैं? तुमने क्या सोचा था कि औरतें आपस में जब बात करती हैं तो सिर्फ साड़ी, फॉल, पीकू की ही बात करती हैं? तुमने क्या सोचा था? तुमने क्या सोचा था कि औरतें हमेशा सिर्फ पहले अपने बच्चों की, फिर अपने बच्चे के बच्चों की नाक ही पोंछती रह जाएंगी? तुमने क्या सोचा था कि पढ़ लिख कर घर में 2 पैसे लाकर औरतें नमाज पढ़कर यीशु को याद करके कृष्ण और सीताराम की आरती करने के बाद सो जाएंगी? तुमने क्या सोचा था? तुमने क्या सोचा था? औरतें कार, स्कूटर चलाएंगी, बैंकों, कॉलेजों, दफ्तरों में काम करेंगी और अपने नाक, कान, दिमाग पर ताले लगाकर बैठ जाएंगी? नहीं दोस्त, नहीं दोस्त, तुमने पिछले कुछ समय से ऐसा सोचना छोड़ दिया है। तुम थोड़े लजाए हो, तुम थोड़े लजाए हो, तुम थोड़े नहीं, तुम तो बहुत ज्यादा घबराए हो, तुम भयभीत हो, तुम लजाए हो, घबराए हो, भयभीत हो, पगलाए हो, और इसीलिए करते हो अभद्र भाषा का प्रयोग, गालियां देते हो, डराते हो, धमकाते हो, औरतों के किरदार पर सवाल उठाते हो।
उनकी बेबसी और लाचारी को बनाए रखना चाहते हो। तुमने क्या सोचा था कि तुम जब छिप कर तिरंगा नहीं कोई और झंडा फहराते हो? तुमने क्या सोचा था कि तुम जब छिप कर तिरंगा नहीं कोई और झंडा फहराते हो तो कोई सलमा फरहीन, कोई लुबना, कोई शमीम, कोई मेरी, कोई इलियाना, कोई लक्ष्मी, कोई पार्वती, कोई सीता या फिर कोई गीता आपस में बातें नहीं करती, एक दूसरे का हाथ नहीं थामती? वो सब देखती हैं, वो सब देखती हैं और समझती हैं। कानून पढ़ने वाली कानून का व्यापार भी बखूबी समझती हैं। तुमने क्या सोचा था? इतिहास के कुछ पन्ने फड़वा देने से तुम कुछ नया लिख दोगे और बांटने की सियासत को अंजाम दे दोगे? तुमने क्या सोचा था? जो औरतें पढ़ाती हैं इतिहास, साहित्य, भूगोल और विज्ञान, वो क्या सचमुच अब तक कुछ भी सीख नहीं पाई हैं? क्या सोचा था? औरतें जब पढ़ती हैं तुलसीदास, अमीर खुसरो, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, गुरु नानक जी और कबीर वाणी का ज्ञान, तो क्या खुद लिख नहीं सकती अपनी ही एक नई कविता, अपनी कहानी? कविता उनके अपने जीवन की, कविता उनके अपने जीवन की, उनके आसपास की कहानी, बहुत छोटी तो कभी बेहद लंबी, उनके समाज, उनके देश, उनके बच्चों के बड़े होने के परिवेश, इन सब के बारे में जिसमें वो जी रही हैं, सुख और दुख दोनों के साथ जिसमें वो पी रहे दो घूंट, जिसमें वो सवालों के जवाब दे रही हैं दो टूक। नहीं, शायद तुमने इतना तो नहीं ही सोचा था। नहीं, तुमने शायद इतना तो नहीं ही सोचा था, इसीलिए तो तुम हमेशा से थे ही भयभीत, लजाए, घबराए और अब फिरते हो पलाए। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, संभल जाओ। अब भी वक्त है, संभल जाओ, समझ जाओ। क्योंकि कौमों को बांटते बांटते तुमसे कुछ चूक हो गई है। औरतों की कौम को समझने में तुमसे जरा भूल हो गई है। दाल सब्जी के अनुसार नमक को संभालते संभालते उनका संतुलन तेज हो चला है। ईमान की आवाज उन्हें दूसरों से ज्यादा साफ सुनाई देती है। सोचकर समझकर बोलना, सोचकर समझकर बोलना, और जो भी करो अब तुम जरा ये सोच कर करना, क्योंकि हो सकता है तुमने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन जो तुमने नहीं सोचा कभी, वो तुम्हारे ही घर का एक ऐसा है जहां ईमान बसता है, जहां इंसान रहता है, जहां हर रोज खाना पकता है, जिसके लिए बाजार से खरीदी जाती है सब्जियां और गेहूं पिसवाया जाता है। ऐसा कोना जहां कोई सियासत का कानून नहीं चलता, ऐसा कोना जहां कोई सियासत का कानून नहीं चलता, वहां कभी भी सच्चाई किसी भी वक्त चुपचाप आकर बैठ जाएगी। तुमने क्या सोचा था कि सारी दुनिया जहान की औरतें जब सच्चाई की लड़ाई में तेज आवाज लगाएंगी तो तुम्हारे घर की खिड़कियां भी क्या बिना खड़के ही रह जाएंगी? तुम्हारे ही घर की ताकत कभी तो सच्चाई भांप ही लेगी और सबके साथ मैदान में उतर ही जाएगी। तुमने क्या सोचा था? तुम कौन हो ये नहीं जानती तुम्हारी अपनी या पराई औरतें। तुमने क्या सोचा था कि रसोई से निकलकर इतनी जमा नहीं हो जाएंगी औरतें, कि देश की गलियों में औरतों का लाभ उमड़ जाएगा। तुमने क्या सोचा था कि औरतों की आवाज में इंकलाब का नारा कभी भी नहीं गूंज पाएगा। सुनो, तुम सोचना छोड़ दो। अब तो छोड़ ही दो। एक बड़ा आरामदायक वायुयान बनवाओ और अपने भाई बंद और टीम के सदस्यों को लेकर सारे विश्व के सबसे महंगे होटलों में ठहरो और विश्व की कम से कम 10-12 परिक्रमा तो कर ही आओ। क्या हुआ? नहीं सोचा था ऐसा? तुमने क्या सोचा था? कोई औरत तुमसे कभी भी ये सब
कभी नहीं कह पाएगी, कभी भी नहीं पूछ पाएगी। धन्यवाद। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है संवेदना जी। एक पूरी राजनीतिक चेतना से प्रेरित होके और हमारे समय के खतरों को रेखांकित करते हुए, और चूंकि महिलाओं को तो चौतरफा संकट उनका ज्यादा बढ़ जाता है। एक बार कहा गया है कि जो भी संकट गहराता है तो महिलाओं और दलितों पे, वंचितों पे उसका चौगुना ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो पहले से ही कई तरह के संकटों से जूझ रहे होते हैं। तो फांसीवाद के गहराते संकट के समय महिलाओं का संकट तो कहीं ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन महिलाएं जिस राजनीतिक चेतना के साथ प्रतिरोध कर रही हैं, अभिव्यक्ति के खतरे जिस सारे देश में महिलाओं ने मैदान में आके मोर्चा संभालते हुए पिछले 2 सालों में हमने देखा, उठाया। मानव अधिकारों की लड़ाई जिस तरह से लोकतंत्र के लिए, धर्म निरपेक्ष मूल्यों के लिए महिलाएं लड़ रही हैं, उस पूरी चेतना को अभिव्यक्त करती संवेदना जी आपकी ये बड़ी महत्वपूर्ण कविता है, इसके लिए आपको बधाई। अब चूंकि हमारे पास 2, 3 या 4 मिनट का समय ही बाकी है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस तरह की कविताएं आप किस तरह लिख सकी? क्या इस तरह अभिव्यक्ति के खतरे उठाने के लिए आपको राजनीतिक चेतना की आवश्यकता महसूस होती है? और अभिव्यक्ति के खतरे उठाने के लिए राजनीतिक चेतना, खासतौर पर वामपंथी राजनीतिक चेतना की आवश्यकता क्यों है? मैं चाहूंगा 2 मिनट में आप इस बात को बताएं सब। हाँ, बीच में आपका थोड़ा सा कुछ डिस्टरबेंस था, तो अगर मैंने गलत नहीं समझा हो तो आपने यही पूछा है कि जो इसकी आवश्यकता क्यों है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे पास और कोई रास्ता बचता ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से फांसीवाद की ताकतें हमारे आसपास जितनी तेज होती जा रही हैं, उसमें हम लगातार देख रहे हैं कि अगर मैं तो एक स्त्री के नजरिए से देख रही हूँ, क्योंकि समय हमारे पास कम है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है उसको उस तरह से देखना। तो उसमें हम देखते हैं कि जो फासिस्ट ताकतों से जुड़ी जो राजनीतिक पार्टियां भी हैं, आप उसमें देखेंगे कि वहां पे भी लगातार समझौते चलते हैं। वहां लगातार एक उनके लिए, उन स्त्रियों के लिए राजनीति भी लड़ाई नहीं है, उनके लिए एक करियर है, वो उनके लिए एक व्यवसाय है। तो ये लगातार जो पूंजीवाद है वो किस तरह से हमारे घर के रसोई तक आ गया, और उसने ऐसी औरतों के किरदारों को भी जन्म दिया जहां पर उनके लिए राजनीति भी एक तरह का एक व्यवसाय है, एक करियर है। और ऐसे समय में तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपनी कौन सी राजनीति का चुनाव करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वो इसी चीज से आती है कि हमने कितनी ईमानदारी से जो प्रतिरोध की आवाज है उसको समझा है और उसके बारे में बात की, क्योंकि ये तो औरतों के सर्वाइवल की भी बात है। और अगर औरतें अपने सच्चे किरदार में अपनी पूरी सच्चाई के साथ आज को अगर नहीं सुरक्षित करेंगी, तो आगे आने वाला समाज जो है वो तो और पतन की ओर जाएगा। क्योंकि लगातार हालांकि इस चीज को बदलना तो चाहिए और समाज उस तरह से बदल भी रहा है, लेकिन फिर भी एक बच्चा जब पैदा होता है, एक खास उम्र तक माँ को देखता है, लगातार उसके पास रहता है, और अभी भी औरतें इतनी घर से जुड़ी हुई हैं, चीजों से जुड़ी हैं, तो वो लगातार अपने बच्चों को एक जो सोच देती हैं उनकी परवरिश में, उनकी सारी चीजों में, और इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है, भले ही हम उसको माने या ना माने। तो इस चीज के लिए तो हमें और ज्यादा बात करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक के कारण शाहीन बाग में जिस तरह से औरतें शिरकत कर रही थी, वो कुछ कमजोर, मतलब फीका तो पड़ ही गया, लगभग बंद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से वो चिंगारी तो जल गई, लेकिन अब इसको किसी ना किसी अन्य रूप में एक दूसरे फोरम पे ले जाना चाहिए इस बातचीत को। और वो साहित्य और राजनीति, जहाँ पे प्रगतिशील साहित्य कर्म है और जो राजनीतिक परिदृश्य है हमारा, उन दोनों को मिलकर के इस पे काम करना पड़ेगा। तो इसमें तमाम अपनी निजी जो स्वार्थ है और जो एक व्यावसायिक, जिस तरह से समाज होता जा रहा है, व्यवसाय की तरफ जाता जा रहा है, हर जगह जिस तरह से करियर की तरह हम साहित्य को भी और हर चीज को लेने लगे, तो इसको दरकिनार करके सबको एकजुट होना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। और उसमें मुझे लगता है कि
औरतों जो इस वक्त नई पीढ़ी जो कविताएं लिख रही है, जो युवा कवियत्रियां लिख रही हैं, जैसा आपने नाम भी लिया, तो हम सबको अपने छोटी छोटी चीजों को दरकिनार करके और मिल करके इसको बहुत कॉन्शियस तरीके से, पूरी चेतना के साथ इस साहित्य कर्म में साथ देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और आगे हमसे अब जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जिसको जो हमारे पीछे खड़ी है, हमें उसको उठा करके सामने हमसे ऊपर हमारे पहले रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है और ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए और ऐसी बात होनी चाहिए जहाँ पे हम और अच्छी रचनाएं पढ़ें और एक दूसरे की कविताओं को खूब सराहें, और खास करके औरतें, और हम एक दूसरे को वो स्कोप दें और बातें करें। तो ये बहुत जरूरी है। प्रतिरोध, सच्चे प्रतिरोध के लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही संवेदना जी कि ये जो शाहीन बाग से जो एक चिंगारी मिली है, जो चेतना मिली है, जो प्रतिरोध की ऊर्जा देश की महिलाओं को हासिल हुई है, वो निश्चित रूप से अपना असर दिखाएगी। भगत सिंह कहते थे ना कि हवाओं में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। ये जो बिजली है, जो प्रतिरोध की, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने की जो चेतना है, ये अपना असर दिखा रही है। आप जैसे प्रतिबद्ध रचनाकार, आपकी पीढ़ी और उसके बाद की पीढ़ी भी इस काम को निश्चित रूप से कर सकेगी। और हमारे रचनात्मक कर्म की सार्थकता इसी बात में है कि हम अभिव्यक्ति के खतरे उठाएं। यदि अभिव्यक्ति के खतरे रचनाकार ना उठाएगा तो ना वो खुद कहीं का रहेगा, ना उसकी कविता कहीं की रहेगी। तो संवेदना जी, आज इस लाल सलाम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे समय के संकटों के बहाने समकालीन हिंदी कविता की बात करने के लिए और अभिव्यक्ति के खतरे उठाने की आवश्यकता महसूस करने के मुद्दे पे आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई। आपको लाल सलाम। संवेदना जी, आपको लाल सलाम। लाल सलाम। और इसके साथ ही लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने, सीखने वाले और इस आंदोलन में शामिल सभी लोगों को लाल सलाम। इनकलाब।